दोस्तों नमस्कार। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष जो है वो एक विशेष प्रकार की ज्योतिष है जो कि भृगु नाड़ी अर्थात भृगु संहिता और नंदी नाड़ी या नंदी संहिता से पद्धति को समझते हुए दोनों को जोड़ते हुए प्रोफेसर आर जी राव ने इसके ऊपर अपने विचार प्रकट किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि वो क्या प्रिंसिपल्स हैं या जो ग्रहों का जुड़ाव है या योग जो है भृगुनंदी नाड़ी के अंतर्गत वो किस प्रकार से निर्मित होता है और कैसे कार्य करता है, उसमें विशेषतः मुख्य बातें क्या क्या हैं जिनका ध्यान रखना परम आवश्यक हो जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं इस विषय पे कि कैसे जो है भृगुनंदी नाड़ी कार्य करती है, उसके क्या सिद्धांत हैं। सर्वप्रथम देखिए, हम लोगों को ये समझ लेना है कि भृगुनंदी नाड़ी या भृगु संहिता जो है, तो भृगु संहिता में क्या है कि वहाँ पर लग्न का उतना महत्व नहीं है और चंद्र का भी उतना महत्व नहीं है। बेसिकली बात जो है वो नैसर्गिक जो है कुंडली मेष से शुरू होती है और मीन पर ख़त्म होती है, अर्थात जो नैसर्गिक कुंडली है उसी के हिसाब से ही ये पूरा फलादेश चलता है भृगु शास्त्र का। और नंदी नाड़ी भी जो है वो उसी पर पूरी तरह से आधारित है। यहाँ पर लग्न का उतना महत्व नहीं है। बाकी और भी जो नाड़ी ज्योतिष है या हम लोगों की जो पराशरी ज्योतिष है, जैमिनी ज्योतिष है, कृष्णमूर्ति ज्योतिष है, नक्षत्र नाड़ी ज्योतिष है वगैरह, चंद्रकला नाड़ी है, वो सब में लग्न का महत्व बताया गया है। और बेसिकली लग्न क्या है? लग्न एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से पत्री देखना आरंभ करते हैं हम लोग। तो उसी तरह से भृगुनंदी नाड़ी जो है उसमें रेफरेंस पॉइंट जो है वो नवग्रहों में से कोई भी ग्रह से रेफरेंस पॉइंट लेकर के हम लोग विशेष चीज़ों को देखते हैं। तो भृगुनंदी नाड़ी में मुख्यतः दो विशेष चीज़ है। पहला जो है वो आपको ग्रह का कारकत्व और दूसरा जो है वो राशि का कारकत्व। इन दोनों से मिलकर या इन दोनों का मिश्रण करने के पश्चात ही जो है इसमें फलादेश करने का नियम जो है समझ में आता है या फलादेश करने का नियम जो है वो बनाया गया है। उसके साथ ही साथ कुछ ग्रहों के आपस में योग है वो किस प्रकार से जुड़ते हैं और किस प्रकार से वो संबंध स्थापित करते हैं, ये भी एक विशेष ध्यान देने वाली बात इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक बात और है कि पत्री में कुछ ऐसे ग्रह योग दिखेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जातक उन्नति कर नहीं पाएगा परंतु अचानक से उन्नति कर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का कारण दो होता है। एक तो होता है ग्रहों का राशि परिवर्तन और दूसरा होता है वक्रत्व, अर्थात जब ग्रह वक्री होता है। तो ये दो बातें ऐसी है जिसके कारण ये नाड़ी ज्योतिष में ध्यान देना बहुत परम आवश्यक हो जाता है कि दो ग्रहों के मध्य में राशि परिवर्तन या दो से अधिक ग्रहों के मध्य में राशि परिवर्तन या मालाश्री योग जिसे कहते हैं कि एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में, दूसरा ग्रह तीसरे ग्रह की राशि में और तीसरा ग्रह पहले वाले ग्रह की राशि में, इस तरह से जो योग बनता है उसे मालाश्री योग कहते हैं। और तो कुल मिला के बात इतनी हुई कि राशि परिवर्तन और ग्रह का वक्रत्व और मालाश्री आदि योग होते हैं जो राशि से एक दूसरे की राशि में, दूसरा तीसरे की राशि में, ऐसे वगैरह ये बैठे होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें संबंध बनता है। तो कुल मिलाकर के दो तीन ये जो बात मैंने आपको बताई, इसी के कारण जो है कई बार फलित जो है वो गलत भी साबित हो जाता है और उसमें उतार चढ़ाव भी आ जाते हैं आपके फलित में। तो इसका सदैव ध्यान रखें। इसके अलावा किस प्रकार से ज्योतिष कार्य करता है भृगुनंदी नाड़ी, आइए इसको मैं आप लोगों को कुछ एक सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से इसको सुनिए। देखिए, सर्वप्रथम क्या है, ये जो पूरी ज्योतिष है ये नैसर्गिक कुंडली के हिसाब से चलती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। तो आप ये देखिए कि मेष राशि जो है ये अग्नि तत्व राशि है, साथ ही साथ चर राशि है, तो चलायमान अग्नि है। इससे त्रिकोण राशि जो है वो सिंह राशि है, ये स्थिर अग्नि राशि है। सिंह राशि जो है वो स्थिर राशि है स्वभाव में और अग्नि तत्व की राशि है, स्थिर अग्नि है। वहीं धनु राशि जो है वो भी अग्नि तत्व की राशि है और द्विस्वभाव राशि है, अर्थात चलायमान भी है और स्थिर भी है, दोनों प्रकार की राशि है ये। तो साथ ही साथ अब ये देखेंगे कि इन तीनों ग्रहों में मित्रता भी है, अर्थात मेष राशि का स्वामी मंगल
सिंह राशि का स्वामी सूर्य और धनुष राशि का स्वामी बृहस्पति, ये तीनों आपस में मित्र हैं। साथ ही साथ मेष पूर्व दिशा की राशि है, सिंह राशि पूर्व दिशा की है और धनुष राशि भी पूर्व दिशा की है। इसके अलावा मेष राशि में प्रथम नक्षत्र अश्विनी, सिंह राशि में प्रथम नक्षत्र मघा और धनुष राशि में प्रथम नक्षत्र मूल नक्षत्र, ये तीनों केतु के ही नक्षत्र हैं, तो संबंध बनता है। अर्थात कोई भी ग्रह यदि मेष राशि में है और उससे पंचम में अर्थात सिंह राशि में यदि कोई ग्रह है तो इन दोनों में संबंध होगा, अर्थात ये दो ग्रह पूर्व दिशा में बैठे माने जाते हैं। इसी प्रकार से यदि धनुष राशि में भी कोई ग्रह है, मेष और सिंह राशि में तो ग्रह था ही, अब धनुष राशि में भी कोई ग्रह है तो इन तीनों को पूर्व दिशा में लिखना होता है या पूर्व दिशा में मानना होता है। अब मानेंगे किस क्रम में, तो ग्रहों के जो अंश हैं वो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इन तीनों में, अर्थात अगर मेष राशि में सूर्य 10 अंश का है तो परम उच्च है, उसके बाद सिंह राशि में अगर मान लीजिए मंगल बैठा है वो 15 अंश का बैठा है और धनु राशि में गुरु बैठा है वो 20 अंश का बैठा है, तो हम लोगों को लिखना होगा सूर्य के बाद मंगल के बाद गुरु। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो है सूर्य है, उसके बाद मंगल है, फिर गुरु है। तो इस प्रकार से ग्रहों को डिग्री वाइज अरेंज करके जो है लिखा जाता है। इसके बाद बात आ जाती है अपोजिट डायरेक्शन की। तो अपोजिट डायरेक्शन जो होता है वो 3, 7 और 11, किसी भी राशि से तीसरे, 7वें, 11वें में बैठा हुआ ग्रह उस राशि को जहाँ से वो बैठा है तीसरे, 7वें, 11वें में, उस ग्रह को वो मॉडिफाई करता है, मॉडरेट करता है। क्यों, आइए इसको समझते हैं कि हमने अभी जाना कि मेष राशि जो है वो पूर्व दिशा की राशि है और तुला राशि जो है वो पश्चिम दिशा की राशि है। इसी प्रकार से तुला से त्रिकोण में मिथुन और कुंभ राशियां हैं, तो ये दो राशियां और ये तुला, ये तीनों मिला करके एक उल्टा त्रिकोण बनता है, विपरीत त्रिकोण बनता है, जो कि धर्म त्रिकोण के बिल्कुल विपरीत है, अर्थात ये काम त्रिकोण है, कामना का त्रिकोण है। तो ये मेष राशि में जब कोई ग्रह बैठता है और तुला राशि में कोई ग्रह बैठता है तो वो ये दोनों एक दूसरे को मॉडिफाई करते हैं, उसके गुण धर्म स्वभाव में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अपोजिशन करते हैं कुछ। इसके अलावा जो एक और जो संबंध है ग्रहों में वो है द्विद्वादश का। सपोज कीजिए कि यहाँ सूर्य उच्च राशि का बैठा है मेष राशि में और उसके आगे जो है वृषभ राशि में राहु बैठा है और मीन राशि जो कि इस सूर्य से 12वीं राशि है मीन, यहाँ पर शनि बैठा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये सूर्य उच्च का दिखता जरूर है परंतु ये उच्च का है नहीं, क्योंकि इसके आगे जो है राहु है और पीछे शनि है। तो इस सूर्य की यात्रा पूरी तरह से जो है, अतीत की यात्रा भी खराब रही, क्योंकि इस सूर्य से 12वें में मीन राशि का शनि है और आगे जो है वृषभ राशि में राहु है। तो सूर्य अब दोनों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है, तो ये सूर्य उच्च का होते हुए भी बर्बाद है। इसी तरह से कुल मिलाकर बात जो निकल के आती है वो ये आती है कि आप सभी सदैव इस बात को सदैव ध्यान रखें कि ग्रहों में जो योग बनता है, जो संबंध बनता है, वो परिवर्तन के कारण, एक दूसरे तीसरे की राशि में बैठने के कारण और एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने के कारण, एक दूसरे से 2-12 में बैठने के कारण और 3-7-11 में होने के कारण ये सब संबंध हैं। तो कुल मिलाकर भृगुनंदी नाड़ी में आपको 1-5-9 का एक त्रिकोण, 3-7-11 का एक त्रिकोण और 2-12 का, कुल मिलाकर किसी भी ग्रह से 8 स्थिति ऐसी बनती है जिसको ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। इतना ध्यान में रखने के बाद जब आप फलादेश करेंगे तो बिल्कुल सटीकता के साथ आप फलादेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये भृगुनंदी नाड़ी का पार्ट 1 वीडियो है। अब आगे मैं भृगुनंदी नाड़ी पार्ट 2 में आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि किस प्रकार संबंध बनते हैं, कैसे ग्रह शुभ होते हैं, कैसे ग्रह अशुभ होते हैं, नीच के ग्रह भी कैसे शुभ परिणाम आपको दे सकते हैं और उच्च का ग्रह भी बर्बाद कर सकता है इंसान को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में भृगुनंदी नाड़ी के पार्ट 2 के विषय को लेकर के। धन्यवाद।